गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे नाभिकीय रसायन। आज इसी में पढ़ेंगे नाभिकीय रसायन के अंतर्गत नाभिकीय विघटन की बल गति की, है ना। नाभिकीय पदार्थ जो होते हैं, रेडियोएक्टिव पदार्थ, इनके विघटन की जो दर होती है, यह दर ताप, दाब या रासायनिक संयोग पर निर्भर नहीं करती है। तो किस चीज पर निर्भर करती है? यदि ताप पे निर्भर नहीं कर रही है, दाब पे निर्भर नहीं कर रही है, रासायनिक संयोग पे भी निर्भर नहीं कर रही है, तो वो किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? वह निर्भर करती है प्रकृति के ऊपर, पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। तो किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व के विघटन की जो दर है, नाभिकीय रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर के विघटन की दर उस तत्व में उपस्थित परमाणु संख्या के समानुपात होती है। परमाणु संख्या के समानुपात होती है। क्या चीज पढ़ रहे हैं हम? नाभिकीय विघटन की बल गति की, मतलब विघटन की दर, है ना। तो किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व की विघटन की जो दर होती है, वो दर कैसी होती है? वह दर उस तत्व में उपस्थित परमाणु संख्या के समानुपात होती है। कोई भी अगर रेडियोएक्टिव पदार्थ लिया हुआ है, तो अगर हम उसकी बल गति की देख रहे हैं, बल गति की का मतलब होता है अभिक्रिया की दर। तो नाभिकीय अभिक्रिया की जो दर है, वह उस पदार्थ में ना ताप के ऊपर निर्भर कर रही है, ना ही दाब के ऊपर निर्भर करती है, बल्कि वह किस चीज पर निर्भर कर रही है? परमाणु संख्या, अर्थात विघटन की दर परमाणु संख्या के समानुपात होती है। तो आप क्या बोल सकते हैं? किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की विघटन की दर ये समानुपात है। किस चीज के समानुपात है? यह है परमाणु संख्या के। ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं? अगर किसी भी पदार्थ के रेडियोएक्टिव क्षय, विघटन को क्षय भी कहा जा सकता है, तो अगर क्षय बोला जा रहा है या विघटन बोला जा रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर या क्षय की जो दर है, वह उस तत्व में उपस्थित परमाणु संख्या के समानुपात होती है। तो हम क्या बोलेंगे? विघटन की दर समानुपात है परमाणु की संख्या। अब ये किस परमाणु की संख्या है? वही रेडियोएक्टिव तत्व जो विघटित हो रहा है ना। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा जितनी अधिक होगी, उसका क्षय भी उतना ही अधिक होगा, उसका विघटन भी उतना ही अधिक होगा। तो क्यों अधिक होगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपात है। मतलब पदार्थ की मात्रा बढ़ गई, विघटन की दर भी बढ़ जाएगी। अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है, इस पदार्थ की मात्रा को हम दुगनी कर देते हैं। अगर कोई रेडियोएक्टिव तत्व है, उसकी मात्रा को अगर हमने दुगनी कर दिया है, तो विघटन की दर कैसी होगी? विघटन की दर भी दुगनी हो जाएगी। और यदि किसी पदार्थ की मात्रा को हम आधा कर देते हैं, तो विघटन की दर भी आधी हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे पदार्थ की मात्रा या परमाणु की संख्या बढ़ती है, विघटन की दर भी बढ़ती चली जाती है। तो यह बल गति की देख रहे हैं, तो ये किस कोटि की अभिक्रिया होगी? नाभिकीय विघटन की जो दर है, यह किस कोटि की अभिक्रिया है? यह प्रथम कोटि की,
है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि विघटन की दर समानुपात है परमाणु की संख्या की, अर्थात यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब यदि मान लीजिए हम कोई एक रेडियोएक्टिव तत्व ले रहे हैं और उसमें विघटन की दर को हमको ज्ञात करना है। कोई एक रेडियोएक्टिव तत्व है, रेडियोएक्टिव तत्व मान लीजिए हमने लिया है ए। ये एक रेडियोएक्टिव तत्व है, यह इससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही हैं, नाभिकीय विकिरण हो रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? यह परिवर्तित हो जाएगा बी में। इकाई समय के पश्चात ए पदार्थ बी में परिवर्तित होता है ना। अब मान लीजिए इस पदार्थ की, इस रेडियोएक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा ए थी। ये रेडियोएक्टिव पदार्थ ए बी में परिवर्तित हुआ, इस पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा मात्रा क्या थी? ए। रेडियोएक्टिव तत्व है, उसकी प्रारंभिक मात्रा क्या है? ए है। और जब इसका विघटन हो रहा है ना, इससे अल्फा बीटा गामा किरण निकल रही है, ये विघटित हो रहा है, तो विघटन के पश्चात किस में परिवर्तित हो जाएगा? एक्स में। एक्स में कब परिवर्तित हो रहा है? जब उसमें विघटन हो रहा है। जब पदार्थ में विघटन हो रहा है तो ये एक्स में परिवर्तित हो गया। मान लीजिए ये पदार्थ हमारे पास 10 ग्राम था, है ना, 10 ग्राम था, अब ये विघटित होकर के 2 ग्राम विघटित हो गया है। 10 ग्राम में से 2 ग्राम विघटित हो गया, यहाँ कितना बचा? 8 ग्राम। कैसे आया? ए माइनस एक्स कर दिया, बराबर है ना, 10 में से 2 घटा दिया, 8 आ गया। वैसे ही हम ये बोलेंगे कि टी समय के पश्चात, अब कुछ समय लगा होगा ना ए को बी में परिवर्तित होने के लिए, तो वो समय हम मान रहे हैं, समय क्या हो गया? टी सेकेंड। ठीक है, समय क्या हो गया? टी सेकेंड। तो टी समय के पश्चात शेष मात्रा क्या हो जाएगी? ए माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। टी समय के पश्चात अब इसकी मात्रा क्या हो गई? ए माइनस एक्स। 10 ऋण 2 बराबर आ गया, है ना। तो कोई एक तत्व है, वह बी में परिवर्तित हो रहा है, इसकी शुरू की मात्रा ए है और एक्स ग्राम विघटित हुआ है। एक्स ग्राम विघटित हुआ है, अर्थात टी समय के पश्चात उसकी ए की मात्रा कितनी रह गई? है ए की मात्रा रह गई ए माइनस एक्स, है ना। अब यदि मान लीजिए कि ये जो समय है ये बहुत ही अल्प समय है, बहुत ही थोड़ा समय है, और उस समय को हमने dt कहा है, अल्प समय पश्चात, यानी dt। अगर कोई पदार्थ है, इसके जो समय है इसको हमने बहुत थोड़ा समय लिया, बहुत छोटा समय करने के लिए हमने इसको t को क्या कर दिया है? dt में परिवर्तित कर दिया। तो जो पदार्थ की मात्रा हो जाएगी, विघटित परमाणुओं की संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? अब विघटित परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी? dx हो जाएगी। समय बहुत कम कर दिया हमने, ए पदार्थ टी सेकंड के पश्चात ए माइनस एक्स में बदला। यदि ये समय को हमने बहुत कम कर दिया तो विघटित परमाणु की संख्या भी बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो अब हम विघटन की दर देखेंगे। विघटन की दर बराबर क्या हो जाएगा? यही लिखो क्या? विघटन की दर। अब विघटन की दर क्या हो जाएगी? विघटन की दर हो जाएगी dx अपॉन dt, हाँ,
समानुपात a माइनस एक्स। ये हुआ। हो गया। विघटन की दर हुई dx अपॉन dt समानुपात a माइनस एक्स। अब यदि हम इस समानुपात के चिन्ह को हटाना चाहेंगे, क्या करना पड़ेगा? हमको एक नियतांक रखना पड़ेगा। तो वो एक नियतांक हम रख रहे हैं के। जनरली अपन क्या करते हैं, कौन सा नियतांक रख देते हैं? के नियतांक रख देते हैं। यहां पे विघटन स्थिरांक लैम्डा को कहा गया है ना। तो के भी रख सकते हो और सीधे लैम्डा भी रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स। हो गया। ये k कहां से आया? ये नियतांक, इसको हटाया, समानुपात को हटा दिया, नियतांक है। इस नियतांक को कहा जाता है विघटन स्थिरांक या क्षय स्थिरांक। k बराबर क्या है? k या इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? लैम्डा बोल रहे हैं। ये है रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक। है ना। तो k हो गया रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक। इसी को रेडियो एक्टिव क्षय स्थिरांक भी कहा जा सकता है। तो ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया। पहला समीकरण क्या है? dx अपॉन dt समानुपात a माइनस एक्स। तो ये हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू के a माइनस एक्स, है ना। अब इसके बाद इसको यहां ले आते हैं तो हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। एक्स, ये a माइनस एक्स, एक्स ये dx है, इस भी x वाले को इधर ले आ रहे हैं, है ना। तो जब ये हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? dx अपॉन a माइनस एक्स के डी टी। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, है ना। यदि dt, ये जो dt है, इसका मान 1 सेकंड मान लिया जाए। यदि हम क्या कर रहे हैं, dt इज इक्वल टू 1 सेकेंड, समय है ना, बहुत छोटा समय है, तो dt बराबर 1 सेकेंड मान ले रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा? dt बराबर 1 सेकेंड, तो dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के आएगा। क्यों आया? क्योंकि ये जो संख्या है इसको हमने क्या कहा, ये बहुत छोटी संख्या, बहुत कम समय या 1 सेकंड इस समय को हमने मान लिया है। तो जब हम इस समय को 1 सेकंड मानते हैं तो ये हमारे पास ये सूत्र आ जाता है dx अपॉन a माइनस, ये a है ना, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के। अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है समाकलन का, वो होता है माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी इंटू सी, के टी प्लस सी, सॉरी, के टी प्लस सी। ये वाला जो समीकरण आया, ये वाला जो सूत्र आया हमारा, इसका हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका सूत्र लिखते हैं, सूत्र है माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी क्या चीज है, इसका मिटा दो,
याद रहेगा ये, है ना, आगे का बेटा भी। सी है समाकलन स्थिरांक, सी क्या हो गया, सी हो गया समाकलन स्थिरांक। अब यदि मान लीजिए प्रारंभ में कोई अभिक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं तो समय तो तभी प्रारंभ होगा ना, तो t बराबर हम शून्य मान रहे हैं, t इज इक्वल टू 0। पदार्थ जो विघटित हुआ है विघटन भी 0 ही होगा। कोई पदार्थ है, क्रिया प्रारंभ कर रहे हैं यानी उसके पहले कोई समय है क्या, नहीं है, तो वो समय को हम मानेंगे 0। तो कहा जा रहा है t इज इक्वल टू हो जाता है 0। तो पदार्थ की जो मात्रा है x वो भी 0 ही होगी, क्योंकि उस समय विघटन प्रारंभ नहीं हुआ है ना, स्टार्ट कर रहे हैं, विघटन की अभिक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तो क्या हो जाएगा, तो लॉग ये माइनस लॉग a माइनस x इज इक्वल टू KT माइनस लॉग a। ठीक है, यदि कब, यदि t इज इक्वल टू 0, उसी समय अभिक्रिया हमको प्रारंभ करनी है, उस समय पदार्थ की मात्रा भी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब इन दोनों का मान 0 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि log a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT प्लस C। इसको ऐसा लिख देते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, ये मान बाद में रखती हूं, है ना, KT प्लस C। ये हो गया माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT प्लस C। अब यदि C का मान निकालना है तो हमने ये भी बताया कि t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है, तो C का मान क्या आ जाएगा, C का मान आ जाएगा माइनस लॉग a। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग a, है ना। अब इस C के मान को, इस ये समीकरण नंबर हो गया 2 हो गया था, ये तीसरा 2 हुआ था ना, अब ये तीसरा। तो अब ये C का मान हमारे पास आ गया, C का मान को हमको कहाँ पुट करना है, C के मान को हमको इस जगह पे पुट करना है, रखना है। तो जब हम C के मान को यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT प्लस माइनस लॉग a। हुआ। तो जब C का मान हमारे पास आ गया, C बराबर क्या आया, माइनस लॉग a, तो हमने क्या किया, C के मान को यहाँ पे पुट कर दिया, रख दिया। जब C के मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू KT प्लस C का मान ये, तो ये रख दिया, है ना। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको हल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k को अगर हम बाहर निकाल दे रहे हैं तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t log a माइनस एक्स अपॉन KT इज इक्वल टू हो जाएगा, KT बराबर
KT प्लस लॉग माइनस A, ठीक है। अब K इज इक्वल टू क्या हुआ, K इज इक्वल टू हुआ 1/T लॉग A अपॉन A माइनस X। आया? T को भी इधर कर दीजिए। KT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल टू हो गया लॉग A अपॉन A माइनस X। तो KT इज इक्वल टू हुआ लॉग A अपॉन A माइनस X, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा समीकरण ना। यदि हम इस लॉग को किस में बदल रहे हैं, log 10 में परिवर्तित करते हैं मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, log 10 में परिवर्तित करना है। तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू, इसका मान रखेंगे log 10 का, log 10 का जब मान रखा जाता है तो K इज इक्वल टू हो जाएगा, log 10 का मान होता है 2.303, ठीक, बटे T, और इधर log 10 A अपॉन A माइनस X, ठीक है। तो ये आ गया आपका पांचवा समीकरण। ये है K का मान, K यानी रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक। तो अगर आपको कोई गणित दिया जाता है और ये कहा जाता है कि K का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, किया जा सकता है ना। हाँ, तो ये हमने रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक का मान तो ज्ञात करने का सूत्र निकाल लिया। अब इसके पश्चात हम पढ़ेंगे अर्ध आयुकाल की गणना करना है, या अर्ध आयुकाल कैसे निकालेंगे। तो रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक का मान हमने ज्ञात किया। क्या हुआ, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस X। ये हो गया रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक या रेडियो एक्टिव क्षय स्थिरांक का मान। अब अर्ध आयुकाल ज्ञात करना। अर्ध आयुकाल, रदरफोर्ड ने यह देखा था कि कोई भी पदार्थ और उस पदार्थ की मात्रा और समय के बीच में जब ग्राफ खींचा, तो उन्होंने ग्राफ खींचा था इस तरीके से प्राप्त हुआ। ये देखा कि बहुत अनंत समय के पश्चात शायद कोई पदार्थ की मात्रा शून्य होती होगी या विघटित होता होगा, है ना। तो उन्होंने इसके लिए एक बीच का मार्ग निकाला और ये कहा कि पदार्थ का अर्ध आयुकाल ज्ञात किया जाए। तो पदार्थ का अर्ध आयुकाल क्या है, पदार्थ की वह मात्रा जितने समय में पदार्थ की मात्रा आधी हो जाती है, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ का अर्ध आयु काल कहलाएगा। तो यहाँ पे पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा A थी, T समय के पश्चात A माइनस X हो गई, है ना। तो विघटन होने के बाद मात्रा कौन सी हो गई थी, X हो गई थी। तो X मात्रा को उसने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो बराबर हो गया A अपॉन 2। पदार्थ की मात्रा कैसी हो गई, आधा हो गई। और ये जो समय है, समय को भी आधा कर दिया। कितने समय में किसी पदार्थ की मात्रा आधी हो जाएगी। कितने समय के पश्चात किसी पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है, वह उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। अर्ध आयु काल, अर्थात
एक निश्चित समय के पश्चात पदार्थ की मात्रा आधी हो जाती है, वह समय कहलाता है उसका अर्धायु काल। जैसे अभी हमने 10 ग्राम पदार्थ लिया है, कितने समय के पश्चात वह पदार्थ 5 ग्राम बच जाएगा, क्या कहलाएगा ये इसका अर्धायु काल। 10 ग्राम पदार्थ था शुरू में, प्रारंभिक था 10, आधा कब हुआ वो, जितने समय के पश्चात भी पदार्थ की मात्रा आधा हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा जो x हो गई थी, उस मात्रा को हम क्या मान सकते हैं, आधी। और कितने समय के पश्चात आधी हो जा रही है, वह समय अर्धायु काल, उस समय का आधा क्या कहलाएगा, अर्ध आयु, ये कहलाएगा अर्धायु काल, है ना। तो ये जो t था, ये t क्या हो गया, 1/t हो गया। अब पहले वाले समीकरण जो हमने k का मान ज्ञात किया था, इस k के मान वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, इससे अर्धायु काल की गणना करेंगे। तो k = 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, ठीक है। ये जो log 10 किया था, ये अपन ने मान रख दिया है। तो जब मान रख दिया है तो इस पदार्थ को हमको क्या करना पड़ जाएगा, आधा लिखना पड़ेगा। पदार्थ का मान हो गया आधा, हो गया, है ना। तो हो गया k = 2.303 अपॉन t एंड हाफ कर सकते हैं आप इसी को, और log a अपॉन a माइनस a/2, ठीक है। अब k = 2.303 1/2। जब इसको हल किया जाएगा तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, log 2 आएगा, है ना। क्या मान आया, log 2 आया। तो हो जाएगा log 2, ठीक। अब ये log 2 का मान फिर से हम लॉगरिथम से देख करके, लॉग टेबल से देख करके इसका मान निकालेंगे, तो पता चलता है इसका मान हो जाता है बराबर, मान होगा 0.693/10^1.5, ठीक है। यदि इसको अर्धायु काल निकालना है, चूंकि अर्धायु काल मतलब t = 1/2 इधर कर देते हैं, तो k कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, हो जाएगा 2.303/k। या इसे ही अपन क्या कर सकते हैं, सीधे मान ही रख सकते हैं, सीधे मान को पुट कर देते हैं अपन, सीधे मान रख देंगे। तो t½ = हो गया 0.693/k, ये इधर गया, क्या चीज निकालना है, अर्धायु काल निकालना है। तो t½ हो जाएगा 0.693/k। अब ये k, इसी को आप 6 स्थिरांक या रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक कह रहे हैं, तो इसको या तो आप k से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर k तो एक सामान्य होता है ना, किसी भी स्थिरांक के लिए हम k का उपयोग कर लेते हैं। इसको अगर हटाना है तो हम इसके बदले लैम्डा भी उपयोग में ला सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका अर्ध आयु काल। आया समझ में। यदि
गणित जब दिया जाता है तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि ए जो है, इस ए को हम n0 से डिनोट कर देते हैं और a माइनस एक्स को nt से, है ना। अगर इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं तो सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा k बराबर क्या सूत्र हुआ? 2.303 बटे t log n0 बटे nt, log n0 बटे nt। तो ये सूत्र भी इसको हम k के बदले हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। ये हो गया आपका स्थिरांक के लिए और ये सूत्र हो गया आपका अर्ध आयु काल के लिए। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक और ये हो गया अर्ध आयु काल का। k को हटा दीजिए, कोई भी एक लिखना है ना। ये दोनों सूत्र रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक और अर्ध आयु काल, इन दोनों की गणना हम इन सूत्रों के आधार पे कर सकते हैं। अब कुछ गणित करके देख लेते हैं जिससे हमें किस तरीके से अर्ध आयु काल निकालना है ये भी आ जाए, किस तरीके से विघटन स्थिरांक ज्ञात करना है ये भी आ जाए। तो अपने पास दो सूत्र आ गए, एक रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक ज्ञात करने का और दूसरा अर्ध आयु काल ज्ञात करने का। अब गणित कर लेते हैं। लिखिए, यदि थोरियम 23490 48 दिन में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 48 दिन में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 25% 25% शेष रह जाता है। तो थोरियम के रेडियो एक्टिव विघटन सिद्धांत, तो थोरियम के रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। तो हमको दोनों चीज निकालना है, रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक भी ज्ञात करना है और अर्ध आयु काल भी ज्ञात करना है ना। तो हमारे पास 48 डेज है, ये क्या होगा 48 डेज यानी टी समय। कितने दिन में कोई पदार्थ की मात्रा कितनी हो गई? पहले 48 डेज के बाद ये 25% रह गई। मतलब शुरू में कितनी थी? शुरू में पदार्थ की मात्रा अगर हम इसको n0 करेंगे तो ये 100% थी ना, प्रतिशत यानी 100 था, और nt के बाद 25% शेष रह गई। अच्छा, 25% शेष रह गई यानी 25% एंटी का मान ही 25% आ गया, एंटी हो गया 25। तो अपन सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक बराबर 2.303 बटे समय कितना दिया है 48 डेज लॉग अच्छा पहले सूत्र लिख लेते हैं, टी लॉग n0 बटे n टी, ये हो गया। पदार्थ 48 डेज में
पदार्थ की मात्रा कितनी हो गई? 25% बच गई। तो हमको किस चीज की गणना करना है? रेडियो एक्टिव विघटन सिद्धांत स्थिरांक भी ज्ञात करना है और अर्ध आयु काल दोनों की गणना करना है ना। तो पहले हम इसकी गणना करेंगे। मान रख लीजिए 2.303/48। ये कितना था? N0 100 बटे NT कितना था? 25। ये 25% रह गई मात्रा। क्या आएगा मान? सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा इज इक्वल टू 2.303 बटे 48 लॉग 25 × 100 लॉग 4 आ गया। अब इसका लॉग टेबल से लॉग 4 का मान देखा जाता है। कितना आता है? इसका मान है 0.602। इसका मान होता है 0. क्या बताया अभी? 602। किसका मान आ गया? ये log 4 का मान आ गया। जब log 4 का मान ये आ जाएगा तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसका मान, और इसको अगर जब हम हल करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वह मान होता है 0.28 प्रतिदिन के हिसाब से। 0.288 यह मान हमारा आ गया। बराबरी क्या आ गया? ये जब आप ये सूत्र है, इस सूत्र में इसको पुट कर देंगे, इसके मान को रख देंगे। क्या क्या मान रखा है? ये मान तो दिया ही हुआ है, हमारे पास समय दिया हुआ है 48 डेज। इसके बाद प्रारंभिक मात्रा दी हुई है 100, अंतिम या टी समय के पश्चात बचने वाला मान दिया हुआ है 25। तो ये आ गया log 4, इसका मान निकाला ये। और जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास मान आ जाता है ये। किसका मान है? ये हो गया रेडियो एक्टिव क्षय स्थिरांक का मान। अब क्या निकालना है हमको? अर्धायु काल ज्ञात करना है। तो अर्धायु काल का सूत्र क्या है? अर्धायु काल का सूत्र होता है T½ इज इक्वल टू 0.693 बटे लैम्डा, है ना। ये मान आपके पास आ गया है, इस मान को इस जगह पे पुट कर दीजिए। 0.693 बटे 0.288 बराबर इसका मान आपके पास आ जाएगा, और ये आता है 24 दिन। इसको जब हल करेंगे तो आता है 24 दिन। अर्थात इस पदार्थ का, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थोरियम हमारे को दिया गया था, इसका अर्धायु काल कितना है? अर्धायु काल हो गया 24 दिन। ये हो गया रेडियो एक्टिव क्षय स्थिरांक भी ज्ञात कर लिया और अर्धायु काल भी ज्ञात किया। अब दूसरा एक और गणित ले लेते हैं। चलिए दूसरा गणित लिखिए। एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो 6.2 दिन के बाद 16 एक रेडियो एक्टिव तत्व है तत्व 16.2 दिन के पश्चात क्षय होकर इस 20% मात्रा क्षय हो जाती है। अभी इसके पहले वाले गणित और इसमें अंतर मैं आपको बताऊंगी। पहले में हमने ये देखा था कि 25% शेष बच रहा है
है ना, वहां पे बचा हुआ मात्रा था, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 100 में से केवल 20% क्षय हुआ है ना। तो अर्ध आयुकाल की गणना करना है। अर्ध आयुकाल की गणना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, क्षय स्थिरांक का मान निकालना है। क्षय स्थिरांक का मान निकालना है तो क्षय स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे t log n0 बटे n t। अब n0 क्या होगा, 100% था, यानी n0 बराबर हो जाएगा 100, और 20% क्षय होता है। पिछले गणित में हमने क्या देखा, उसकी मात्रा 20% बच रही है, लेकिन यहां क्या हो रहा है 20% क्षय हो रहा है, अर्थात NT बराबर क्या हो जाएगा 100 में से 20% क्षय हो गया, तो बच गया कितना 80। पदार्थ की मात्रा कितनी बच गई 80 बच गई। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले सूत्र में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2.303 बटे 16.2 लॉग, यहाँ पे हो गया n0 हो गया 100 और ये हो गया 80 आ गया। बीस 25 4/5। अब फिर इसका मान निकालेंगे। जब इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, मान निकालने पर लैम्डा का मान हमारे पास आता है हल करने पर 0.013 ये मान आ गया। कैसे आया 2.303 बटे 16.2, इसको हल किया, लॉग का मान आया 5/4, इसको हल किया तो क्षय स्थिरांक का मान आता है 0.013, है ना। अब अर्धायुकाल ज्ञात करना है, तो अर्धायुकाल का सूत्र क्या हो गया, T½ = 0.693 बटे क्या मान आया 0.013, है ना, बराबर आता है, इसका मान आएगा 50.2 दिन। 50.2 दिन। थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूं। एक तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका विघटन 16.2 दिनों में 20% क्षय हो जाता है। पदार्थ है वह 16.2 दिन में 20% क्षय हो जाता है ना। तो इसका हमको क्या निकालना है, विघटन स्थिरांक या क्षय स्थिरांक निकालना है। क्षय स्थिरांक ये हो गया, प्रारंभिक मात्रा हो गई 100% और 20% क्षय हुआ, तो अंतिम मात्रा अपने पास जो बची वो हो गई 80। मान निकाला, हमारे पास आ गया 0.013, और जब ये लैम्डा का मान अपने पास आ गया तो इस सूत्र में हम इसका मान पुट कर लेंगे ना, तो हो गया T½ = 0.693 बटे लैम्डा, इसका मान रख दिया, आता है 50.2 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायुकाल की भी गणना कर सकते हैं आप, और क्षय स्थिरांक की भी गणना की जा सकती है। थैंक यू।